ये समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं, ये जा सकते हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ, किसानों को नहीं कह रहा हूँ। जा सकते हैं, जो मझोले और छोटे किसान हैं वो तो विदेश जा नहीं सकते हैं। नहीं, ये जो पूछ रहे हैं ये जा सकते हैं, नहीं ये मैं किसानों को नहीं बोल रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं, ये जा सकते हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ, किसानों को नहीं कह रहा हूँ। आपको समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि लगता है तो फिर भाई आप लाना। नहीं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ। जी गैस सिलेंडर 1150 रुपया हो गया, पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर बिक रहा है। मुझे लगता है आलू का दाम देख लीजिए, मुझे का दाम देख लीजिए, 40 रुपए किलो। जी आपको, मुझे लगता है कि आपको पहले हिंदुस्तान से एक बार बाहर निकलना चाहिए। हम हिंदुस्तान में नहीं बाहर जाइए तो आपको दुनिया से जब तक आप तालमेल नहीं बिठाएंगे, देखेंगे नहीं कि हम कहाँ हैं और हमारा पड़ोसी कहाँ है, क्योंकि सबके ऊपर परिस्थितियां सेम है। जब कोरोना काल आया तो वो भारत में भी आया, पाकिस्तान में भी आया, अमेरिका में भी आया, फ्रांस में भी आया, रूस में भी आया, जापान में भी आया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता है, उनकी सोच है कि आपको कोरोना से बचाया भी, दो आपको फ्री वैक्सीन भी लगाया और अपने भारत को लगातार मजबूत भी बनाया। और उसके अलावा आपको बताता हूं, आप कह रहे हैं ना कि भारत के बाहर क्यों जाएं, इसलिए जाइए क्योंकि मैं जाता हूं और मैं देखता हूं जिस देश में तेल पैदा होता है, जिस देश में तेल के कुएं हैं, वहां कम से कम 60 गुना महंगाई बढ़ी है। आपके यहां तो डबल भी नहीं हुई है। क्या बात करेंगे आप? आइए आपको मैं दिखाता हूं। सबसे सस्ता तेल है कहां पे जो मिल रहा है कच्चा तेल, उसके बाद हम 100 रुपए। मैं वही कह रहा हूं, तो एक बार आइए ना, आप एक बार चलिए। सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मैंने खुद महाराज जी से कहा, महाराज जी ने जब हम लोगों को ये आदेश दिया कि आप लोग अपने जिले पे भी इन्वेस्टमेंट कराने का प्रयास करिए, तो हम लोगों ने महाराज जी के सामने यही रखा कि जब तक आजमगढ़ का मास्टर प्लान नहीं बनेगा तब तक वहां कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा। अगर आजमगढ़ का मास्टर प्लान बन जाता है, महायोजना लागू हो जाती है, तो लोग यहाँ निवेश करने के लिए तैयार हैं। दुनिया से बड़े बड़े लोग उद्योगपति हैं जो आजमगढ़ से गए और दुनिया के अलग अलग देशों में अपना बहुत एम्पायर खड़ा करके रखे हैं। उनको जब हम कहते हैं कि भैया आजमगढ़ में कुछ इन्वेस्ट करिए, तो एक ही बात आती है कि जब तक वहां मास्टर प्लान नहीं लागू होगा हम कैसे कर सकते हैं। तो महाराज जी ने मेरे सामने ही अधिकारियों को आदेश दिया कि आप लोग ये जितना जल्दी हो सकता है करो। अभी मैंने डीएम सर से भी ये बात पूछी थी कि आपने जो मांगा गया आपसे रिपोर्ट आपने दिया कि नहीं, तो उन्होंने भी रिपोर्ट दे दिया है और मुझे लगता है कि अब बहुत जल्दी ये हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री शहरी आवास की जमीन आज तक जिला प्रशासन न खोज पाया न पार्टी के लोग। खैर ये तो प्रशासन का काम है, ये पार्टी का काम नहीं होता है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। उनको हम लोग कहते हैं कि आप ये जमीन खोज के दीजिए। आपने अभी ध्यान में लाया है कि वो नहीं खोज पाए हैं, तो उनसे फिर हम पूछते हैं। भी आपने कहा था मैं अधिकारियों से कब्जा किनारे जीएसटी के नहीं, ठीक है, ये नोट करिए, अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया। एनजीटी के हम ये नोट करिए, जब भी यहाँ पे कोई बात उठती है तो आप नोट करिए ताकि उसको हम लोग तुरंत फिर जा करके उस पर कार्रवाई कर सकें। जी शहर के मास्टर है उसमें जी, और लगभग 100 किसान पेमेंट भी पा चुके हैं, भुगतान भी कर चुके हैं। अच्छा, कोर्ट से वो किसान हार भी गए हैं। अच्छा, लेकिन प्रशासन उसको खाली नहीं करा पाया। और आवास विकास का वो पैसा आज भी गोरखपुर कमिश्नरी थी, गोरखपुर में पैसा पड़ा भया है 40 करोड़ रुपया उस जमाने का। शेष किसान भुगतान नहीं ले, कोर्ट से गए, कोर्ट से हार भी गए हैं। स्थिति यही है।
ओके। फिर आपत्ति तो नहीं ये जो भी किसान की समस्या है, एक तो उनकी टीम मिलना चाहती है महाराज जी से, उनको भी, और जो हमारे एयरपोर्ट के पास में जो किसान हैं जिनको दिक्कत है उनकी भी एक टीम बना करके और हम लोग मिलेंगे और दोनों बात महाराज जी के सामने रखेंगे। और मुझे लगता है कि ये महाराज जी ने खुद ही कह दिया, अधिकारियों को कह भी दिया था कि उसको रोक दो, उसको आगे मत बढ़ाओ। तो वो जब किसान मिलेंगे तो उनकी जो शंका है वो दूर हो जाएगी। वो आप ही दूर कर पाएंगे, प्रशासन नहीं कर पाएगा। एक साल पूरे होने जा रहे हैं। तो लगता है वो खूनी सरकारी आवास में बदल गया है। क्यों? घटनाएं हो चुकी हैं ऐसा क्यों? सरकारी महनाजपुर या मेहनगर में हाँ। जल्दी ही सरकारी आवास को लेकर हत्या हुई है। कारण एक आवास, जो मांग डबल मर्डर था आपका हाँ। सरकार से, लोगों को आवास चाहिए था, उसमें 80% संशोधन हो रहा है। देखिए उसमें पूरा सवाल था। नहीं आप एक मिनट पूरा सवाल। जी पूरा सवाल। अगर एक विधानसभा में 100 आवास की मांग थी विगत 5 सालों से, 5 पे आ गई है जांच होने पे, तो इतने दिनों तक आपके कर्मचारी करके आ रहे हैं। 7 साल से सरकार आपकी जी। थी, 100 अपात्र लिस्ट में पड़े हुए थे। चल रही है अक्टूबर से नवंबर दिसंबर, अब कब तक मान लिया जाए, मार्च में मान के हम लोग चले, क्योंकि शुरू फाइनल तैयारी चल रही है, हर घंटे मिल गई। देखिए मैं आप लोगों को ना एयरपोर्ट के बारे में एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी दे रहा हूं। डोमेस्टिक एयरपोर्ट हमारा बन के तैयार है। जो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने की जो बात आई थी और उसके लिए जो हमारे किसान भाई हैं उनका विरोध था, क्योंकि सच में जो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए जाने पर वो जिन लोगों का घर था वो सब उसमें आ रहा था। तो हमने पूजनीय महाराज जी से ये निवेदन किया कि किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को अभी रोक दिया जाए। हम लोग आगे चल के खाली जमीन ढूंढेंगे, जहां मिलेगी वहां बनाएंगे और अभी डोमेस्टिक एयरपोर्ट को ही चालू किया जाए। तो महाराज जी ने तुरंत आदेश किया कि उसको रोक दो, अभी उसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको चालू करते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था और आपको जान के खुशी होगी कि हमें लाइसेंस मिल गया है। और अब जो है उसके निरीक्षण के लिए केंद्र से लोग आने वाले हैं और इस महीने आ जाएं तो अगले महीने शुरू हो जाएगा, अगले महीने आ जाएं तो मतलब जैसे ही वो आएंगे और वो पास कर देंगे कि हाँ सब मानक सही है तो वो शुरू हो जाएगा। और अगर उसमें थोड़ी भी देरी होगी तो मैं अभी 13 तारीख से जो हम लोगों का सत्र चालू होगा तो मैं विभाग में जाकर के जितना तेजी से उसको काम करा के और जल्दी से जल्दी चालू कराने काम पहले तो हम लोग सोच रहे हैं कि मुंबई के लिए और दिल्ली के लिए 2 फ्लाइट चालू कराया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि आजमगढ़ एक ऐसा केंद्र है जहां सिर्फ डोमेस्टिक नहीं है, अगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने के बाद भी आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो उड़ानें होंगी वो आजमगढ़ से होंगी, क्योंकि आजमगढ़ एक ऐसा केंद्र है जहां आपके आजमगढ़, आपका घोसी, आपका गाजीपुर, आपका बलिया, ये सारे लोग जो है, आप बक्सर तक चले जाएं, सबको जो है यहीं से सुविधा होगी फ्लाइट पकड़ने के लिए। तो मुझे लगता है पहले तो हम लोग 2 ही शुरू करेंगे, एक मुंबई और एक दिल्ली के लिए, और आगे जब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन के तैयार होगा तो मुझे लगता है कि विदेशों के लिए भी बहुत सारी फ्लाइट यहां से शुरू होगी। डीएम साहब ने जांच के आदेश दिए, जांच रिपोर्ट अभी तक आए नहीं, करोड़ों रुपया सरकार ने दिया और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, अभी तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। तो कार्रवाई तो होगी, इसलिए होगी, देखिए कोई भी हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे कोई ठेकेदार हो, क्योंकि हम लोग अपना काम धाम छोड़ के, हम अपना व्यवसाय छोड़ के यहाँ आजमगढ़ में इसलिए बार बार आते हैं, या लखनऊ दौड़ते हैं या दिल्ली दौड़ते हैं कि हमारे आजमगढ़ की जनता को वो सारी सुख सुविधा मिले जिसका वो हकदार है। और वो हर मंत्रालय, हर विभाग अगर आजमगढ़ को दे रहा है
और आजमगढ़ को सुविधा जो भी नहीं पहुंचने देगा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे ठेकेदार हो, तो बचेगा नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नवंबर से जांच अभी पेंडिंग है सर, तो उस पर कब तक हो जाएगी कार्रवाई? तो मैं इस पे अभी आपने संज्ञान में लाया मेरे, मैं तो यही जानता था कि जांच सड़कों के डीएम के कहने पर सीडीओ ने जांच कराई थी बीडीओ लोगों से, जी, तो पीडब्ल्यूडी ने कहा कि ये जांच गलत है। अच्छा। जो हमारे मानक होना चाहिए, हमने पैचिंग कराई है, सब कुछ कराई है, तो डीएम ने 3 आर्टिस्ट मजिस्ट्रेट को और ग्रामीण अभियंता के एक्सचेंज को दी है। जी, जमाना हो गया, अब इसकी रिपोर्ट नहीं है। हम मांगेंगे, उनसे रिपोर्ट मांगेंगे, और अगर वो रिपोर्ट नहीं देंगे तो हम उन पे भी जांच बैठवाएंगे। और बहुत से ऐसे सड़कें जो पास हैं, जी, पैसा उनका रिलीज हो गया है, लेकिन काम अभी शुरू नहीं हुआ। शहर की सड़क की क्या स्थिति होगी? मुझे लगता है कि उसके हाँ, हम लोगों ने क्या किया है कि आजमगढ़ में कोई भी जो भी सड़कें बननी थी सब हमने लिख के दिया विभाग को, और विभाग से पास भी हुआ है। अगर टेंडर की प्रक्रिया में फंसा होगा या कहीं भी रुका होगा तो उसको हम लोग आगे बढ़वाएंगे, और जल्दी से जल्दी, मुझे लगता है ये जो मार्च के बाद वाला समय है, इसी समय में तेजी से कार्य होता है। ये सब आप लोग भी जानते हैं। शहर की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएगी, शासक बनेंगे, ये बड़ी अपेक्षा लोगों की है। बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि 50 साल में इतना पैसा आया होगा आजमगढ़ में मरम्मत के लिए, जितना पैसा हम लोगों ने मंगाया है। और तीसरी बात है, किसानों की बात आपने है कि हमने डीएम सर से भी बात किया था। आजमगढ़ में हम लोगों ने प्रयास करके, सरकार के पास दौड़ धूप करके कोशिश किया है कि आज तक जितना पैसा नहीं आया था उतना पैसा हम लोग लेके आए कि आजमगढ़ में सारी सड़कों की मरम्मत हो जाए, जो नई सड़कें बननी है बन जाए। इसके बाद भी अगर नहीं बनी है तो हमने डीएम सर को कहा कि इसकी जांच करिए, और जांच करके जो लोग भी दोषी हैं उनको सजा भी देंगे, और जहां नहीं बना है उसका तत्काल निर्माण हो, उसकी व्यवस्था हो। ऊसर जमीन, चूंकि हमारे गाजीपुर में भी बहुत ऊसर जमीन है जहां कुछ उपज नहीं होता है, तो मेरा भी ऐसा बहुत ऊसर खाली पड़ा है। तो मुझे जब पता चला कि ऊसर जमीन में आदमी 1.5 लाख रुपया महीने कमा रहे हैं, तो कैसे कमा रहे हैं मुझे भी उत्सुकता हुई। मैं उनके गांव में गया और वहां पे देखा कि उन्होंने 7 रंग का फूल लगाया हुआ है, और उस फूल को देखभाल करने के लिए, जी, चिलबिला गांव, और उस फूल को देखभाल करने के लिए जिन लोगों को उन्होंने रखा है उनको भी रोजगार मिल रहा है। 40 लोग जो कोरोना काल में मुंबई से आजमगढ़ आए थे उस गांव के, उनको वापस मुंबई नहीं जाना पड़ा, क्योंकि उनके गांव में ही उनको रोजगार मिल गया। और वो जो उन्होंने खेती लगाई है, उस खेती के लिए 50% जो पैसा है वो सरकार ने दे दिया सब्सिडी के रूप में। तो ये सारी चीजें जानकारी भी होनी चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। उस ऊसर जमीन में उनसे जब मैंने पूछा कि आप महीने में इससे कितना कमाते होंगे, तो उन्होंने कहा 40 लोगों का तनख्वाह देने के बाद, उनको रोजगार देने के बाद 1.5 लाख रुपए महीने में कमा रहा हूं। तो इतनी सी ऊसर जमीन में कोई आदमी 1.5 लाख महीना कमा सकता है। अगर ये हम अपने खेती करने के तौर तरीके को बदलें कि इस जमीन में हम व्यवसायिक खेती भी कर सकते हैं, खाली धान ही थोड़े खेती है, खाली गेहूं थोड़े खेती है, तो आपको डबल नहीं 10 गुना आपकी आमदनी हो सकती है अगर आप अपने जो कृषि कर रहे थे उसका तौर तरीका बदलें, तकनीकी बदलें। और आजमगढ़ के लिए तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे लिए वरदान है कि आजमगढ़ में 2 कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, जहां पे कि आप जाकर के सीख सकते हैं कि भैया हमारे पास 10 बिस्सा जमीन है, 10 बिस्सा जमीन में हम क्या बोएं, कैसे बोएं, उसमें क्या करें कि हमारी इनकम जो है बहुत ज्यादा हो जाए। तो वो भी बताने के लिए आपके आजमगढ़ में ही अनुसंधान केंद्र भी है, कृषि विज्ञान विद्यालय भी है। तो ये तो आजमगढ़ के लिए सौभाग्य। आजमगढ़ का ही लड़का जो 10 लाख रुपया महीने का नौकरी करते थे लंदन में, उसको छोड़ के आके और ऊसर में वो फूल खिला रहे हैं।
तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कृषि के क्षेत्र में आज पूरी सरकार जिस तरह से पैसे दे रही है, आपको अनुदान दे रही है, आपको सुविधा दे रही है, आपको लोन दे रही है, तो हमारे जो युवा भाई हैं वो चाहें तो किसी और की नौकरी करने के बजाय खुद ही नौकरी पैदा कर सकते हैं और अपने गांव में ही उसी जमीन में, जिस जमीन में कल तक कुछ नहीं होता था, उसी जमीन में आप अच्छी जी क्या कैसे समझाएंगे, किस तरह से कहेंगे कि हर आदमी परेशान है, महंगाई से परेशान है, जनता महंगाई से परेशान है, लेकिन बजट में कहा गया कि प्रति व्यक्ति आय जो है दुगनी है। जी, इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप इसी से समझ जाएंगे कि जो किसान हैं और जिस तरह का वो पहले खेती करते थे, जिस तरह के उनके खेती का करने का जो स्टाइल था, जो वो अन्न उपजाते थे, उस अन्न का जो उनको भाव मिलता था, उसमें बदलाव लाया गया है और उसमें बताया गया है कि आप इस जगह पे और क्या कर सकते हैं। क्या होता था कि कृषि जो है वो हमारे देश का कृषि प्रधान देश है, तो सबसे बड़ा व्यवसाय जो है वो कृषि है। पर लोग जानकारी के अभाव में क्या करते थे कि अगर उनके पास 20 बीघा खेत है तो 20 बीघा खाली धानों में बोना, खाली गेहूं बोना, लेकिन आप उस गेहूं को अपने खाने के बाद जो बेचते हैं उसका आपको मूल्य कितना मिलता है वो आप समझ नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए सरकार ने उस प्रशिक्षण के साथ साथ उनको ये बताया कि आप यहाँ पे ये भी उपजा सकते हैं, आप यहाँ पे ये भी उपजा सकते हैं, और ये उपजाने के बाद आपको कहीं बेचने के लिए अगर भेजना है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छी अच्छी सड़कें बनी। आजमगढ़ को पहले अगर आपके लखनऊ जाना होता था तो 2 दिन का समय निकालिए तो आप जाएंगे, फिर अपना काम करेंगे, फिर 1 दिन आएंगे। आज आप सुबह निकलिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़िए, शाम तक अपना काम करके वापस आजमगढ़ आ जाइए। तो ये सारी चीजें जो बनी है वो जब आपको सुविधाएं मिलती है तो आप जो उपज कर रहे हैं उसको बेचने के लिए आपको बाजार भी मिल रहा है, आप कहीं भी पहुंचना चाहते हैं तो समय की बचत भी हो रही है। तो इस तरह से ही विकास हो सकता है, लोगों के जो आय को दुगनी करने की बात है वो हो सकती है। अभी मैं आपके हमारे यहाँ जंगली जानवरों से 3% फसलें नुकसान होती थी जी, आज धरातल के सभी लोग खड़े हैं किसी पार्टी विशेष से। हाँ बिल्कुल 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 परिवार में जी जी, आज फसलें आवारा जानवरों द्वारा 50% खराब की जा रही है जी। इस पे क्या कहना है आप? इस पे कहना जी, नहीं ये इस पे काम होना ही चाहिए और आपने सही सवाल किया। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है। हम सबको भी ये सोचना पड़ेगा कि घरवा में दूध निकाल के गैया के छोड़ दे बात तो जाके चरबे करी ना, दूधवा निकलने के बाद घरवे में बांधा और ओकर देखभाल करा, इहो जिम्मेदारी लेवे की पड़ी। सरकार ना इतवार गाय चरावे, इहो ध्यान रखे की पड़ी ना। मद में सरकार पैसे जो खर्च कर रही है, हाँ। जियो टैग करवा रही है, दुनिया के बहुत सारे गौशाला बनाई जा रही है, सारी चीजों में पैसे का क्यों बर्बादी किया जा रहा है? लोगों को छोड़ दिया जाए। लोग नहीं, उस पे भी आया है, प्रावधान आया है कि अगर किसी के पास गाय नहीं है, ठीक है, तो अगर किसी गाय ने बछड़ा दिया है उस गाय को उस परिवार को दिया जाएगा और साथ में हर महीने उसको 900 रुपए भी दिए जाएंगे कि आप इस गाय से आप अपने परिवार का तो पालन पोषण कीजिए ही, साथ में उस गाय का ध्यान रखने के लिए 900 रुपए आपको किसान को दे रहे हैं। तो वो प्रावधान है, सरकार तो चाहती है। अभी उसमें क्या है भैया कि हम सबको भी थोड़ा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, एक नागरिक होने के नाते। हम सब सरकार पे छोड़ेंगे तो थोड़े होगा, अगर हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी, उसको हम निभाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, वो सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। सरकार की तो मत से भैया ने कहा कि राम राज में सब संभव है, तो ये तो दुनिया जानती है कि राम राज में रावण पैदा होता है, तो कोई रावण होगा तो उसका इलाज हो जाएगा, जैसे रावण का इलाज हुआ था इसका भी हो जाएगा। उसको मिट्टी में मिलाने का काम करेगी योगी सरकार, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये रावण जब आपके सरकार में थी तो आप गोद में बैठाते थे और आप उनको संरक्षण देते थे, और आप ही के पैदा किए हुए रावण हैं, आप लोगों की देन है कि जब आपको जनता ने सरकार में बैठाया था तो आप करते क्या थे? गुंडे माफियाओं को संरक्षण देते थे, गुंडे माफियाओं का मन बढ़ाते थे,
लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। अगर आज ऐसी कोई घटना किया है तो सीधे सदन में खड़े होकर योगी जी कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, मतलब मिला देंगे। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतने मुकदमे हैं तो सिर्फ जो है जात विशेष के लोगों की छूट है क्या? किसी को कोई छूट नहीं है। और मुझे लगता है कि ये विषय जो होता है वो कोर्ट का विषय होता है और इसके लिए ही तो कानून बनाया गया है। कानून उस पे अपना नजर रखता है। और अगर ऐसा कोई भी सरकार, कोई भी प्रदेश सरकार, योगी जी की ही नहीं, किसी भी प्रदेश सरकार में अगर इस तरह की कोई चीज होगी तो उसके ऊपर भी कानून बैठा हुआ है और उस सरकार को भी दंडित कर सकती है। अगर कोई सरकार इस तरह का काम करेगी कि किसी जाति विशेष, किसी धर्म संप्रदाय के विशेष या किसी को भी इस तरह का अगर कोई गलत करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए कानून है। पर अभी तो सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा देश जो है वो जश्न मना रहा है इस बात के लिए कि जो बजट आया है वो इस अमृत काल के प्रथम चरण में ये बजट जो है हमें दिखाता है कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, किस तरह से हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा और उसके लिए किस तरह से हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ये बजट लाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मातृशक्ति का स्वरूप हैं हमारे वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। तो जैसे एक माँ घर का बजट बनाती हैं और घर को कैसे चलाना है उसका ध्यान रखती हैं, ठीक उसी तरह से उन्होंने ध्यान रखते हुए कि हमारा जो भारत है उसका बजट कैसा होना चाहिए कि सबको उसका लाभ मिले, हर परिवार के सदस्य को लाभ मिले और परिवार आगे भी कैसे बढ़े, परिवार मजबूत भी कैसे हो, तरक्की भी कैसे करे, ये भी ध्यान में रखा गया है। और जब हम ये बजट देखते हैं तो हमको सबको ये बात समझ में आती है कि जैसे महिला सशक्तिकरण के लिए जो विशेष रूप से इस बजट में प्रावधान किया गया है वो इस बजट की सबसे बढ़िया बात दिखती है। क्योंकि अगर महिला जो है वो सशक्त होंगी, अगर वो आत्मनिर्भर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश जो है लगातार तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। उसके बाद जो दूसरी जो सबसे मुख्य बात है वह युवाओं के लिए, युवाओं को और साथ में जो कृषि को जोड़ते हुए एक बहुत ही बढ़िया प्रावधान लाया गया। कृषि के क्षेत्र में आपको अगर कुछ भी स्टार्टअप करना है, जैसे लोगों को रहता था कि भाई हम किसान के बच्चे हैं, हम गांव में रहने वाले हैं, हम कहां से रोजगार पाएं, तो उनके लिए भी ये प्रावधान आया है कि आप जो है गांव में रह के कृषि क्षेत्र में अगर कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो सरकार आपको योगदान देगी, सरकार आपको सहयोग करेगी और आप अच्छा उसका लाभ उठा सकते हैं। आप अपने गांव में रह के और कृषि क्षेत्र के लिए सिर्फ स्टार्टअप के लिए हम इस सरकार में ये नहीं देख रहे हैं कि सिर्फ सहयोग ही दे रहे हैं, उसके साथ में एक ऐसा बाजार भी क्रिएट किया गया है जहां जैसे मिलेट्स ईयर मनाया जा रहा है, जो मोटा अनाज जिसको अब श्री अन्न का नाम दिया गया है, वो आप अपने देश में जो सबसे ज्यादा पैदा करने वाला देश हमारा भारत देश है, उसमें आपके पास ये अवसर है कि आप उसमें जो है अलग अलग रूप में, जैसे अभी मैं आपके आजमगढ़ में ही कृषि मेला में हम लोग सब लोग सम्मिलित हुए थे, उसमें मैंने देखा कि आजमगढ़ के लोग मशरूम का चॉकलेट बना रहे हैं और श्री अन्न से बनने वाले कई खाद्य पदार्थ, बिस्किट से लेके और बहुत सारे चीजों को हमने देखा। और मिलेट्स के जो आटा बनाना या तरह तरह की जिसकी डिमांड आज दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ी है, वो करने के लिए आपके पास अवसर है। मत्स्य पालन से लेकर के आपका जो है ये कड़कनाथ, एक आप लोगों ने नाम सुना होगा कि नहीं सुना होगा, कड़कनाथ सुने हैं? तो ये पहले सिर्फ हमको कहाँ सुनने को मिलता था, जब मैं महाराष्ट्र में जाता था या मध्य प्रदेश में जाता था तो वहां सुनने को मिलता था। पर मैंने अपनी आंखों से देखा कि आजमगढ़ में वो भी प्रजाति यहाँ पे पालन उसका हो रहा है।
और उसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है, उनको भोजन में क्या देना है, उसकी कैसे हम बनाएंगे, वो भी यहाँ पे तकनीक सिखाई जा रही है। तो निश्चित रूप से चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो आपका शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो आपका पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, और सबसे बड़ी बात जो हरित क्रांति, इस पे जो विशेष ध्यान दिया गया है। तो ये दिखाता है कि ये जो सरकार है वो सिर्फ आज ही की चिंता नहीं कर रही, वो भविष्य की भी चिंता कर रही है कि हमारा पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे, हमारी जो धरती माँ है वो कैसे सुरक्षित रहे। क्योंकि जब धरती माँ जो हमें अन्न देती है, हम सबको जीवन देती है, अगर उसको हम सुरक्षित नहीं रखेंगे तो फिर आने वाले समय में हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को तकलीफ हो जाएगी। तो उसका भी ध्यान रखा गया है। तो ये सारी चीजें ये बताती है कि किस तरह से अगर ये सरकार ने ये कह के वादा करके सत्ता में हम लोग आए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो वो इस बजट में दिखता है कि अगर सबने हमारा साथ दिया है तो सबका विकास कैसे हो, इसकी चिंता की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, मैं चूंकि